तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हर उस व्यक्ति के लिए जो सीटेट या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं। इसमें सिद्धांत तो ऐसे कई हैं, लेकिन हम लोगों ने उन प्रमुख सिद्धांतों को इसमें टच किया है जिससे हर बार शिक्षक भर्ती या सीटेट या टेट या फिर सुपर टेट में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आपको एक दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से मिल ही जाएंगे। तो इसी वजह से ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये वीडियो भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे इन सभी सिद्धांतों को जो आपके पास दिख रहा है, जैसे निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निश्चित दिशा एवं क्रम का सिद्धांत और साथ ही साथ विकास के गति का सिद्धांत। ऐसा मत सोचिए कि इसमें कुछ टॉपिक्स छूट रहे हैं, क्योंकि मैंने ज्यादातर जो टॉपिक्स थे उसको इंक्लूड करके, जैसे कि यहाँ निश्चित दिशा का सिद्धांत आप अलग पढ़ेंगे, उसका क्रम का सिद्धांत अलग पढ़ेंगे, तो उन दोनों को मर्ज करके मैंने एक ही जो है टॉपिक में उसको ले लिया है और इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जबरदस्त तरीके से। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और इसी तरह के यूजफुल वीडियो और भी अगर आप चाहते हैं कि आप देखें तो हमारे चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। और इस सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो है निरंतरता का सिद्धांत। और निरंतरता का सिद्धांत हमें बताता है कि वृद्धि और विकास जो है वो एक बच्चे में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कोई भी परिवर्तन उसमें अचानक नहीं दिखाई देती है। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को आप देखोगे या आप अपने ही खुद को देख लीजिए, खुद के 5 साल पहले का पिक्चर्स देखिए, फोटो को देखिए और आज के फोटो को देखिए, दोनों को मैच करके देखिए, कितने सारे डिफरेंसेस उसमें आ गई है। मतलब ये डिफरेंस आई कहाँ से है? ये 5 साल जो है धीरे 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 आपके सेल्स में, आपके फेस में जो परिवर्तन होते जा रहा था वो आपको उभर के 2 से 3 साल बाद या 5 साल के बाद नजर आती है। दोनों के दोनों डिफरेंसेस काफी हो गए होते हैं ना। दोनों पिक्चर्स में आप देखोगे काफी डिफरेंट आपको दिखेगा। मतलब एक फोटो में आप कुछ और दिख रहे हैं, अभी के फोटो में कुछ और दिख रहे हैं। इसी तरह से किसी व्यक्ति से आज पहली बार मिले हैं, ठीक है, और उसी को 2 से 3 साल के बाद जब फिर से मिलते हैं देखते हैं तो उसमें काफी सारे चेंजेस आ गई होती है। तो ये चेंजेस क्या अचानक से आई हुई है? नहीं, ये चेंजेस अचानक से नहीं आई रहती है, बल्कि ये चेंजेस जो है धीरे 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 निरंतर सतत रूप में ये चल रही है। ठीक है, तो सतत रूप में चलते 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 अचानक से एक दिन फील होता है कि ये जो है काफी सारे चेंजेस, काफी सारे बदलाव जो है वो हमारे ऊपर आ गई है। इसमें आप देखेंगे तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत में जैसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है ही है, लेकिन इसमें एक बात याद रखना हमें पड़ता है कि शारीरिक विकास जो है एक क्षण के पश्चात, यानी कि किशोरावस्था तक ही चलती है, उसके बाद ये शारीरिक विकास जो है वो रुक जाती है। जबकि मानसिक विकास की अगर हम लोग बात करें तो मानसिक विकास जो है वो जन्म से लेकर के, जन्म भी नहीं, जन्म से पहले भ्रूण अवस्था से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है और इनमें कोई भी परिवर्तन अगर आपको दिखता है तो वो परिवर्तन अचानक से प्रकट नहीं हुआ है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं तो एक छोटे बच्चे को आप लोगों ने देख रखा होगा जो भी महज 1-2 महीने का होगा, तो उसमें आपको उसके दांत दिखाई नहीं देंगे, लेकिन साल भर के बाद आप देखते हैं तो उसमें दांत उभर के आ गए होते हैं। तो क्या ये दांत जो है साल भर, 1 साल हुआ उसके बाद तुरंत से निकल गए होंगे कि आप साल भर हो गया तो आज निकल जाओ, ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं, ये निरंतर है। जब वो बच्चा 1 महीने का रहा होगा तभी उसमें दांत का जड़ आना स्टार्ट हो गया होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे अंकुरित हुआ होगा, उसके बाद फिर उसके मसूड़ों से वो दांत बाहर निकल के आई होगी। मतलब ये अचानक से 1 साल होने के बाद तुरंत से निकल गया ऐसा नहीं, वो प्रक्रिया धीरे 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 चलती रही थी। मतलब वो प्रक्रिया निरंतर चल रही थी और वो परिवर्तन जो हुआ है, जो उसमें दांत दिखाई दे रहा है, वो अचानक से उसी दिन प्रकट नहीं हुए हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक, अगला सिद्धांत हमारा देखें व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आपको भी पता है कि दुनिया में जितने भी बालक हैं या जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जो हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, और इसीलिए भिन्न होने के कारण, ठीक है, उनमें जो होने वाली वृद्धि और विकास है वो भी भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग लें तो 2 बालकों को आप ले लें और 2 बालकों को यदि आप समान रूप में उनको आहार दें, यानी कि जितना ए वाले, मैंने माना कि 2 है हम लोग के पास, एक ए बच्चे हैं,
एक बी है। तो दोनों को आप लोगों ने ए वाले को जितना आहार देना है, मतलब 4 रोटी देनी है, 2 गिलास दूध देना है, और उनको आधा आधा केजी अगर आप फ्रूट्स खिला रहे हैं तो उतनी ही चीजें बी वाले को भी दी। 4 उसको भी रोटी दी है, 2 गिलास दूध उसको भी दिया, ठीक है, आधा केजी फ्रूट्स उसको भी दिन भर में खिला रहे हैं। तो जब ये दोनों को प्रॉपर तरीके से आप आहार दे रहे हैं एक जैसे, तो क्या दोनों के दोनों में वृद्धि और विकास जो है वो दोनों का हेल्थ एक जैसी ही बनता है क्या? दोनों का हेल्थ, दोनों की मेंटलिटी वो एक जैसे नहीं होगी, दोनों डिफरेंट तरीके से होंगे। एक जो है देखोगे तो अच्छे से हिस्ट पुष्ट हो गया होगा, और सेकंड वाले को देखोगे तो हो सकता है उससे कम उसमें वृद्धि या कम उसमें विकास हुआ होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हमें यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, और उनमें जो वृद्धि होगी और उन दोनों में जो विकास होगा वो दोनों के दोनों कैसे होंगे? दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। और ये विभिन्नता का कारण क्या है? तो ये विभिन्नता का कारण ये है, उन दोनों की एक तो साइकोलॉजी है कि दोनों की मेंटेलिटी कैसी है। अगर एक सोच रहा है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो उसके साथ अच्छा होना स्टार्ट होता है। उसको लगता है, अगर वो सोच रहा है, ठीक है, जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से हमारा सेल्स काम करता है, ये आपको पता ही है। तो जिस तरह से एक जने सोच रहा है, पॉजिटिव लेकर के सोच रहा है कि मुझे अच्छा खाना मिल रहा है तो मेरा हेल्थ अच्छा बढ़ रहा है, उसका हेल्थ अच्छा हो जाता है। और जो सोच रहा है कि मेरा हेल्थ जो है वो वैसे का वैसा ही रहना है, तो उसका हो सकता है उसका हेल्थ वैसे का वैसा ही रहे। लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जो होता है, और साइकोलॉजी के इस वाले चैप्टर में जो डिफाइन किया गया है इसको, उसको इस तरह से किया गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है उसका कारण मेन ये चीज है, एक होता है वातावरण, ठीक है, एक क्या होता है? एक होता है आपका वातावरण, और सेकंड इसी में अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाता है अनुवांशिकी, या फिर हम लोग कहें तो वंशानुक्रम। ठीक है, क्या होता है? वंशानुक्रम, ठीक, वंशानुक्रम। इन दोनों के कारण जो है व्यक्तिगत विभिन्नता आती है। अब वो कैसे? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर वातावरण एक बच्चे को अच्छा वाला मिल जाता है, ठीक है, वातावरण अच्छा है, लेकिन उसको मिलने वाले वंशानुक्रम यानी अनुवांशिक जो गुण है, अनुवांशिक गुण यानी कि माता पिता से मिलने वाले उसको जो गुण है, क्वालिटीज है, अगर वो अच्छा न रहा, ठीक है, अगर वो अच्छा नहीं है तो बच्चे का क्या है? विकास जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक, क्योंकि उसको कितना भी अच्छा क्यों ना दे दे हम लोग, अगर उसका अनुवांशिक गुण अच्छा नहीं रहा तो बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, क्योंकि उसका साइकोलॉजी उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का उसको वातावरण दिया जा रहा है, तो उसका विकास जो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें सेकंड कंडीशन का, तो वो हो सकता है ऐसा कि वातावरण बच्चे को अच्छा वाला नहीं मिल पाया, जबकि उसका अनुवांशिकी जो है, ठीक है, वंशानुक्रम जो है वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो रहता कैसे? ऐसे चोर उचक्के बदमाश लोगों के साथ रहता है, तो उसका विकास आपको क्या लग रहा है? वो एक अच्छा पर्सन बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या हो सकता है, अगर वातावरण अच्छा रहा, उसका वातावरण अगर उसको अच्छा मिल रहा है, और साथ ही साथ उसको उसका जो अनुवांशिक गुण है, जो उसका वंशानुक्रम है, अगर वो भी अच्छा मिल पाया, दोनों के दोनों अगर अच्छे हुए, तो क्या हो सकता है? तब हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे का क्या हो जाएगा? तब बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, तब हम लोग कहेंगे कि बच्चे का क्या होगा? सर्वांगीण विकास हो पाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को समझना काफी जरूरी है व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर पाए। ठीक है, तो देखिए अगला सिद्धांत क्या कहते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत, या समान प्रतिमान, प्रतिमान को हम लोग प्रजाति भी कह सकते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि प्रतिमान को क्या कह सकते हैं? प्रजाति भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रजाति, प्रजाति यानी कि प्रतिमान। क्या बोले? समान प्रतिमान का सिद्धांत हमें ये कहता है कि वृद्धि और विकास जो है वो प्राणी के प्रतिमान के अनुसार होता है। मतलब जो वृद्धि और विकास होगा वो कैसे होगा? वो प्राणी के प्रतिमान के अनुसार होगा। आप इसको कंप्लीटली लिख लीजिएगा कि वृद्धि एवं विकास जो होता है वो प्राणी के प्रतिमान के अनुसार होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मान के चलिए आज ही जो है एक गाय के बछड़े का भी जन्म हुआ, और आज ही एक ह्यूमन, एक व्यक्ति के बच्चे का भी जन्म हुआ। तो दोनों के बच्चे का जन्म एक साथ हुआ है, लेकिन आप देख पाएंगे कि जो बछड़ा है, जो गाय का बछड़ा हुआ है, वो आज सुबह ही, आज ही जो है वो दुनिया में आए हैं, लेकिन शाम तक क्या है,
वो उठ करके खड़े हो पाता है। उसके बाद देखोगे शाम तक में भी वो ये भी हो तो उठ करके खड़े भी हो जाएगा, उसके बाद वो चलना फिरना भागना भी स्टार्ट कर देगा। और अगर हम लोग यही चीज़ हम लोग देखेंगे ह्यूमन एक व्यक्ति के बच्चा, और उससे भी ये उम्मीद करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे कि वो भी शाम तक खड़े हो जाए और दौड़ने लग जाए या फिर चलने लग जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो यही चीजें जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत हमें बताता है कि जो प्रजाति के अनुसार उसमें वृद्धि और विकास होगा। ठीक है, जैसे गाय के बछड़ा से अगर हम लोग ह्यूमन के बच्चे को कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन गाय के बछड़े को अन्य गाय के बछड़ों से अगर कंपेयर करेंगे तो सभी गाय के बछड़ों का वृद्धि और विकास उस गाय के बछड़े के समान ही होगा जैसे फर्स्ट वाले का हुआ। लेकिन व्यक्ति का अगर हम लोग करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के बच्चों का विकास उसी तरह से होगा जिस तरह से एक व्यक्ति का हुआ है। ठीक है, तो यह उसी तरह का सिद्धांत है। आगे है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत हमें ये चीज कहता है कि बालक सबसे पहले जो है अपने संपूर्ण अंग का प्रयोग करना सीखता है, उसके बाद जो है वो अन्य भागों को प्रयोग में लाना सीखता है। ठीक है, यह सिद्धांत हमें क्या कहता है कि प्रत्येक बालक, ठीक है, क्या है, प्रत्येक बालक जो होता है, ठीक, मैं लिख कम रहा हूं ताकि आपको लिखना कम पड़े और समझ में ज्यादा है। ठीक है, तो एक एक लाइन में अगर आप चाहें तो इस तरह से लिख करके आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसको रिवीजन करना लास्ट टाइम में जब हमें एग्जाम में जाना है तो वो काफी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इतने अगर लिखे रहते हैं तो एक एक लाइन पढ़ के भी हमें सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाती है और सभी टॉपिक्स को हम कवर कर पाएंगे। इसलिए कम लिखें और समझ में ज्यादा लिखें। तो वृद्धि और विकास का ये सिद्धांत हमारा क्या कहता है, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक सबसे पहले अपने संपूर्ण अंग को और फिर उसके अन्य भाग को यूज में लाना सीखता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो एक बालक को अगर आप मैं एक पेन पकड़ने के लिए दें या आप खुद पकड़ करके देखें तो दोनों में काफी डिफरेंसेस होगी। एक छोटा बालक जब इसी पेन को पकड़ेगा तो वो क्या करता है, वो संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है, वो हाथ के संपूर्ण अंगों को प्रयोग में लेके आएगा, सभी उंगलियों को एक साथ ऐसे पकड़ेगा। ठीक है, ऐसे पकड़ सकता है। या पेन पकड़ना इस तरह से सीखता है, वो कंप्लीट मुट्ठी का यूज करेगा, पूरे हाथ के सभी अंगों का यूज करेगा और वो इस तरह से पकड़ेगा। इसी के बाद अगर वो धीरे धीरे जब डेवलप होगा, बड़ा होगा, तब उसको समझ में आता है कि नहीं, पेन को तो केवल इसी तरह से हम लोग चाहें तो ये 2 और 3, ठीक है, 2 उंगली और एक अंगूठे के सहायता से पकड़ सकते हैं, तो वो इस तरह से पकड़ेगा नहीं स्टार्टिंग में, बट बाद में वो सीख जाता है किस तरह से पेन को पकड़ा जाता है। तो पहले कोई भी बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए संपूर्ण अंगों का प्रयोग करना सीखता है, बाद में उस अंग में से क्या है, अन्य भाग को यूज करना वो सीखता है। ठीक है, तो ये हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यही हो गया कि प्रत्येक बालक पहले सबसे पहले संपूर्ण अंग को प्रयोग में लेके आएगा, उसके बाद जो है वो उस शरीर के अन्य भागों को, उस अंग के अन्य भागों को यूज में लाना सीखता है। अगर हमारा हो जाता है निश्चित दिशा एवं क्रम का सिद्धांत। ठीक है, और क्वेश्चंस जो है ये निश्चित दिशा और क्रम के सिद्धांत से बनना ही बनना है, ये फिक्स है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं अच्छे से। तो निश्चित दिशा और क्रम का सिद्धांत हमें ये बताता है कि हमारे जो वृद्धि है और विकास है वो सबसे पहले किधर से होता है, तो ये हमारा होता है सिर से। ठीक है, सिर से अगर हम लोग देखेंगे तो पैर की ओर होती है, सिर से पैर की ओर। ठीक है, विकास किधर से चलता है और वृद्धि भी किधर से चलती है, सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, किसी भी बालक का क्या चीज, वृद्धि और विकास हम देखेंगे तो वो सिर से पैर की ओर होता है, और इसीलिए इसको शीर्ष पुच्छ सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किन किन नामों से जाना, देखिए, एक जाना जाता है शीर्ष पुच्छ। ठीक है, तो शीर्ष पुच्छ सिद्धांत के नाम से भी इसी को जाना जाता है, या इसी को अगर मैं और बात से बताऊं तो इसी को कहा जाता है मस्तकोद्मुखी। ठीक है, क्या कहते हैं, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है सिद्धांत, इसके नाम से भी जाना जाता है इसी को। और अगर हम लोग देखें अन्य नाम से तो इसी को सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत के भी नाम से भी जाना जाता है, सेफेलोकॉर्डल। तो ये सारी चीजें होती है किसका, इसके दिशा का सिद्धांत। अगर मैं कहूँ तो बच्चे का विकास और वृद्धि जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, इसी वजह से इसको शीर्ष पुच्छ सिद्धांत भी कहते हैं। बच्चे का विकास जो कि सिर से पैर की ओर हो रहा है, इसी वजह से इसको मस्तकोद्मुखी सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि बच्चे का जो सिद्धांत होगा वो मस्तक से स्टार्ट होकर के फिर आपका किधर जाएगा, वो पैर की ओर चलेगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत को हम लोगों को याद रखना है। और साथ ही साथ इसी को सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत भी कहा जाता है, सेफेलोकॉर्डल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इंग्लिश में ही ये जो है टॉपिक यानी कि ऑप्शन में ही आपको इंग्लिश में ही मिल सकता है सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि बच्चे
का क्या है, विकास होता है या वृद्धि होती है वो सिर से पैर की ओर चलती है। पहला यही है, ठीक है। अब इसको कैसे समझें, इसको फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि बच्चे का विकास जो है वो पहले पैर से हो गया हो और सिर का विकास ना हुआ हो, या ऐसे कभी देख रखा है क्या कि साल भर का बच्चा है वो ऐसे करके उसका सिर ऐसे है और फिर वो दौड़ना स्टार्ट कर दिया हो, ऐसा नहीं होता है। पहले वो सबसे पहले अपने गर्दन को संभालना सीखता है, गर्दन जब संभल जाता है फिर धीरे धीरे सिर से नीचे की ओर विकास स्टार्ट होता है और फिर वो धड़ को, उसके बाद फिर पैर को चलाना सीखता है, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं हो जाता कि कोई बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना सर संभालना नहीं सीखा है, पैर संभालना सीख गया और फिर दौड़ रहे हैं, ऐसा आप लोगों ने किसी को भी नहीं देखा होगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों का ये आप जेन्युइन आसपास में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। तो सिर से पैर की ओर होता है, ये हमारा कौन सा सिद्धांत है, ये हमारा सिद्धांत है निश्चित दिशा का सिद्धांत। और निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या कहता है, निश्चित क्रम का सिद्धांत हमें ये कहता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो केंद्र से सिरों की ओर होता है। किधर से होता है, केंद्र से, ठीक है, केंद्र से सिरों की ओर, ठीक है, सिरों की ओर, सिरों की ओर। अब इसमें ये चीज नहीं कर लेना है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ले लूं सेकंड, ठीक है। ये आपका पहला वाला था, ये सेकंड है। तो पहला सिद्धांत हमारा सिर से पैर की ओर चलता है और दूसरा कहता है निश्चित क्रम का सिद्धांत कहता है कि केंद्र से सिरों की ओर होता है। सिरों की ओर मतलब छोर की ओर, ठीक है। ये सिर का मतलब ये वाला सिर नहीं है कि केंद्र से स्टार्ट होकर के सिर की ओर, नहीं, ऐसा नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो आप लोगों ने पेड़ को देख रखा होगा, किसी पेड़ को अगर आप देखोगे तो जो पेड़ को हम लोग देखते हैं तो इसका जो विकास होता है ना ये केंद्र से होता है, इसके बीच से स्टार्ट होता है और बीच के बाद जो है आप देखेंगे तो ये सिरों की ओर, मतलब कि जो अंतिम छोर है इस तरफ सिद्धांत चलती है, ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले सिर यानी कि पहले उसका छाला जो है वो मजबूत हो गया, उसके बाद फिर अंदर जो केंद्र है उसका, ठीक है, मेन वाला पार्ट है, शाखा है, उसका विकास हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसका विकास कैसे होता है, उसका विकास होता है कहाँ से, केंद्र में पहले होता है। इसी वजह से आप देखना है पेड़ को जब आप काटने जाते हो तो ऊपर जो है, ठीक है, यानी कि ऊपर यानी कि ये ऊपर का छिलका वाला पार्ट है इधर तो कमजोर होता है, इसको धीरे धीरे करके इजिली काट लेते हैं। बट जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं, अंदर हम लोग आते हैं केंद्र की ओर, ठीक है। तो केंद्र की ओर जब हम लोग पहुंचते हैं, मध्य की ओर पहुंचते हैं, तब हम लोग देख पाते हैं कि इधर तो मजबूत है। मतलब विकास से पेड़ में कैसे हो रहा था, यानी कि वो केंद्र से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद फिर किधर हो रहा था, उसके बाद उसके सिरों की ओर हो रहा था, ठीक है। और इसी वजह से इसी को क्या कहा जाता है, केंद्र से सिरों की ओर भी कहते हैं, केंद्र से, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे और नाम से जानते हैं, केंद्र से परिधि की ओर भी कहते हैं इसी विकास को, ठीक है। केंद्र से परिधि की ओर भी इसी को कह सकते हैं, इसी को अंदर से बाहर की ओर भी कह सकते हैं, ठीक है, अंदर से किधर, बाहर की ओर। तो बच्चे का जो विकास है या हम लोग कह सकते हैं वृद्धि है, वो किस तरह से चलती है, वो केंद्र से सिरों की ओर चल सकती है, ठीक है। ये क्या बताता है, ये हमें निश्चित क्रम का सिद्धांत बताता है कि एक बच्चे का विकास किस तरह से होता है, केंद्र से सिरों की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है, केंद्र से यानी कि अंदर से बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो ये दोनों सिद्धांत रखना है। एक तो विकास कैसे होगा, सिर से पैर की ओर होगा, एक केंद्र से सिरों की ओर होगा, केंद्र से परिधि की ओर होगा, अंदर से बाहर की ओर भी होगा, ठीक है। इसी को, और इसी का सिद्धांत एक और है जो तीसरा वाला हो सकता है, जो मैं यहाँ पे आपको समझाऊं। तो तीसरा सिद्धांत हमारा यही है, कौन सा, निश्चित दिशा और क्रम का सिद्धांत में तीसरा सिद्धांत हमारा ये आता है कि बच्चे का विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किधर होता है, सामान्य से किधर, विशिष्ट, ठीक है जी, विशिष्ट। तो सामान्य से विशिष्ट यानी कि जब बच्चा जो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो पहले सामान्य सामान्य चीजों को सीखता है, बाद में उसी में महारत हासिल करके वो विशिष्ट चीजों को भी करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर हम लोग देखें एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जो महज अभी होगा तो 7-8 मंथ का हो, तो वो कैसे उच्चारण कर पाता है, वो डायरेक्ट मम्मी नहीं बोलना सीख जाता है, डायरेक्ट पापा या डायरेक्ट दादा नहीं बोलना सीख जाता है। वो पहले माँ, फिर पा, फिर दा ऐसा बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो मम्मी पापा ऐसा बोलना स्टार्ट कर देता है। यानी कि पहले वो सामान्य चीजों को सीखा जो बोला जा सकता था, यानी कि एक एक वर्णों को उच्चारण करना सीखा कि माँ माँ माँ, बाद में वो म से माँ करना सीख जाता है, पापा कहते कहते पापा कहना सीख गया। मतलब पहले तो सामान्य चीज थी, म कहा जाना सामान्य था, तो वो म कहना सीखता है, बाद में फिर वो क्या सीखता है, बाद में वो सीख पाता है कि मम्मा कौन है, पापा कौन है, और उसके बाद उसी तरह के बहुत सारे जो है वर्णों को वो उच्चारण कर पाता है, बहुत सारी विशिष्ट चीजों को वो कर पाता है। तो ये सिद्धांत हमें बताता है निश्चित दिशा एवं क्रम का। तो इसी में हमारा अगला सिद्धांत है वो है विकास के गति का सिद्धांत। और विकास के गति का सिद्धांत हमें ये चीज बताता है कि विकास जो है वो रेखीय न होकर के, रेखीय मतलब ये सरल रेखा, इस तरह से
सरल रेखी ना होकर के विकास जो चलती है वो हमारा वर्तुलाकार चलता है। ठीक है, वर्तुलाकार मतलब स्प्रिंग के भांति चलता है, यानी कि एक बच्चे का विकास जब होता है तो वो हमेशा निरंतर ऐसे चल रहा है ऐसा नहीं होता है, बल्कि आज बच्चा कुछ सीखता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सीखा तो उसको स्थायी होने में वो कुछ दिन रुकता है, उसके बाद फिर से वो कुछ सीखता है, ठीक है, और उसके बाद फिर से उसको स्थायी करना यहाँ प्रारंभ करता है, फिर कुछ सीखता है और फिर से सीख रहा है यहाँ पे, तो कुछ दिन उसको फिर से जो सीखा है उसको स्थायी करने में लगेगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप हर दिन जो है हर चीज़ों को एक जैसे नहीं सीख पाते। हो सकता है अगर आपका इंटेंशन अभी वीडियोस को देखते देखते अच्छा है, आप अच्छे मूड में हैं, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से सीखेंगे। हो सकता है कल के डेट में आपका मूड सही नहीं था, तो आप जो है कल अच्छे से किसी चीज़ों को नहीं सीख पा रहे थे, आपको वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही थी। तो जब आपका मूड अच्छा रहता है, सही रहता है, तब आपका अच्छे से सीखते हैं, और जब जब हम लोगों का मूड सही नहीं रहता है तब जब हम लोग कम सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो हमें ये चीज़ समझ करके रखना है कि विकास के गति के सिद्धांत हमें ये बताता है कि विकास जो है वो रेखीय ना होकर के, ठीक है, रेखीय ना होकर के कैसे होता है, वर्तुलाकार होता है। ठीक है, वर्तुलाकार होता है, या इसी को चक्राकार का सिद्धांत भी कर देते हैं, तो चक्राकार। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है। इसको विकास की गति का सिद्धांत कहते हैं, इसको विकास के वर्तुलाकार सिद्धांत कहते हैं, इसी को विकास के चक्राकार सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके अनुसार से कोई बच्चे का जो विकास है वो एक रेखीय गति न होकर के वो कैसे सीखता है, वो वर्तुलाकार होता है, यानी कि उसका विकास कैसे होगा, वर्तुलाकार होगा। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण सिद्धांत थे वृद्धि और विकास के। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो में जय हिंद करके कम से कम लिख के जाइए, क्योंकि मैं देखता हूँ तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वीडियोस को वॉच तो कर लेते हैं, वॉच मतलब व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन उसमें कमेंट्स और लाइक जो है वो काफ़ी कम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।